हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज़ की कॉमिक, जिसका नाम है चाचा चौधरी और हिम मानव। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लोदी बोती। चाचा चौधरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप मेरे साथ बैंक चलिए। क्या अभी? हाँ, मुझे कैबिनेट की उच्च स्तरीय सिक्योरिटी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं किसी दूसरे को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। साबू, तुम इस व्यक्ति के साथ बैंक चले जाओ। शहर के बाहर नदी का बांध टूट गया है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो सैकड़ों घर बर्बाद हो जाएंगे। तुम सिर्फ अमीरों की मदद करते हो, गरीबों की नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं जिस सिक्योरिटी मीटिंग में जा रहा हूँ उसका ताल्लुक सारे देश की सुरक्षा से है, जिसमें अमीर गरीब दोनों आते हैं। परंतु तुम बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम्हें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ गई। यह हीरा, यह करोड़ों रुपए का है। क्या चुराया है? नहीं, मैं हीरो की फील्ड में मजदूर हूँ। मैंने अपनी जमा पूंजी से थोड़ी ज़मीन खरीदी और खोज शुरू कर दी। तब मुझे अचानक ये हीरा मिला। मैं इसे सुरक्षा के लिए बैंक में जमा कराना चाहता हूँ। तुम भाग्यशाली हो। तुम रॉकेट कुत्ते को अपने साथ ले जाओ। क्या यह समर्थ साबित होगा? इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, अलविदा। धन्यवाद, चलता हूँ। लोधी, जानते हो उस मजदूर की मुट्ठी में क्या है? क्या बोधी? हमारी किस्मत करोड़ रुपए का हीरा। मगर उसके साथ कुत्ता भी है। उसे मैं दूर ले जाता हूँ। यह लजीज लड्डू से लुभाएंगे। ये वह मिठाई के लालच में मेरे पीछे आ रहा है। यही मौका है। मैं उसके सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दूंगा और कीमती हीरा लेकर चंपत हो जाऊंगा। ओ ईंट! वह सारे लड्डू खा रहा है। यही मौका है। वाह वाह! ओ बाप रे! आखिर हम बैंक सुरक्षित पहुंच गए। मैनेजर साहब, क्या आप मेरा यह हीरा जमा कर लेंगे? क्यों नहीं। हिम मानव। साबू, इतने लोग माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हैं, चलो हम भी हो आए। ये कौन सी बड़ी बात है? यहाँ से दौड़ लगाओ एवरेस्ट पर। रुक जाओ। इतना आसान नहीं है वहाँ पर पहुँचना। एवरेस्ट के आधे रास्ते में। ओफ, मेरी तो सांस भूल गई। पहाड़ पर जितना हल्का फुल्का आदमी गायब हो सकता है, भारी कामयाब हो सकता है, भारी भरकम नहीं। तभी चाचा जी, ये देखो। अरे, बर्फ पर इतना बड़ा पाँव का निशान मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी उन्होंने पलट कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। हिम मानव! ओ नहीं साबू, इसे मारना मत। हिम मानव हमें अपने साथ चलने को कह रहा है। ये उसकी पत्नी लगती है, रो रही है। मैं सारी कहानी समझ रहा हूँ। हमसे पहले कई पर्वतारोही यहाँ आए होंगे। इनकी उपस्थिति में वे इनका बच्चा उठाकर ले गए। हिम मानव ने हमें देखा तो दुश्मन जानकर हमारे पर हमला कर दिया। पर अब उसे पता चल गया कि हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। लेकिन इनका बच्चा ले कौन गया? यही तो हमको पता लगाना है। जो भी लेकर गया होगा वह पहाड़ से वापस मैदान की तरफ गया होगा। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। साबू यति के खोए हुए एक बच्चे की तलाश में। इधर किसी आदमी का नामो निशान नहीं। उधर कोई दिखाई नहीं देता। उधर पर्वत की तलहटी में। चौखट, हम पर्वतारोहण करने आए थे लेकिन लौट रहे हैं इस यति के बच्चे को लेकर। अरे, पर्वतारोहण में क्या रखा है भाई फोकट? यति का बच्चा हमारे साथ आ गया है। समझो हमारी किस्मत खुल गई। जब लोग इसका फोटो अखबारों में देखेंगे तो विश्व के सारे चिड़ियाघर इसे खरीदने को ललायत हो जाएंगे। हम लखपति बन जाएंगे। अब जल्दी से कार स्टार्ट करो। अरे फोकट, जरा कार रोको, वो सामने पहाड़ खड़ा है। क्यों बेलम्बो, तुम्हें क्या तकलीफ है? इस बच्चे को नीचे रख दो। क्यों? अगर कोई तुम्हारे बच्चे को उठा कर ले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे, जानवर के बच्चे की बात और है, रास्ते से हट जाओ। नहीं तो क्या, चूहों तुम्हारी गोलियां मुझ पर असर नहीं करेंगी। तुम पर ना सही, लेकिन इस बच्चे पर जरूर करेंगे। हट जाओ, नहीं तो इसका भेजा उड़ा देंगे। अरे, इधर बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। ओ ये क्या? अरे ता, मेरी खोपड़ी! आओ साबू, चले। यदि दंपति को बच्चा लौटा दिया जाता है। साबू, देखो माँ बाप कितने खुश हैं। चाचा जी, हम एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सके। कोई बात नहीं, हमने एक अच्छा काम तो कर दिया। पिंटू, चाचा जी, यह तालाब कितना पुराना होगा? हज़ारों साल। यह बहुत गहरा है और इसका पानी निर्मल है। क्या तालाब में बरसात का इकट्ठा हुआ पानी है? नहीं, इसके बीचों बीच चश्मा है जिससे पानी ऊपर आता रहता है। कहते हैं इसमें नहाने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाते हैं। यही नहीं, आसपास के पेड़ पौधों में भी इसी तालाब का पानी जाता है। यहाँ हरी घास पर थोड़ा विश्राम कर लें। पिंटू, किसका इंतज़ार कर रहे हो? नल के पानी का, विक्की। घर में पानी नहीं है और माँ कहती है कि वो मुझे नहाए बगैर नाश्ता नहीं देगी। अजीब समस्या है। क्यों नहीं तुम चलकर तालाब पर नहा लेते, तब तो नाश्ता मिलेगा।
ठीक है, मैं चला पानी में। सचमुच खुले पानी में नहाने का लुत्फ ही कुछ और है। ओ, बचाओ मगरमच्छ, मैं पिंटू को निगल जाएगा। साबू, कहीं तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही मगरमच्छ लड़के पर हमला ना कर दे। यह भारी पत्थर शायद काम आ जाए। बचाओ। छपाक। तुम सुरक्षित हो। चलो, माँ नाश्ते पर इंतजार कर रही होगी। कैदी नंबर 111। इंस्पेक्टर साहब, सुना है आप आंख में गिरा तिनका बड़ी होशियारी से निकाल देते हैं। मेरी आंख में एक तिनका गिर गया है। बाल, यह आसान काम है। रुमाल के एक कोने से उसे बाहर निकाला जा सकता है। चाबी मुझे दो। कोई भी जेल वाल को ज़्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकती। टाट 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 टाट। कैदी नंबर 111 भाग निकला है। मुझे इमरजेंसी सायरन बचाना चाहिए। सायरन? कैदी जेल से भाग निकला? बाल ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। आओ। मुजरिम वह भागा जा रहा है। गाड़ी तेज चलाओ। थाए थाए। सामने मकान का दरवाज़ा खुला है। मुझे वहाँ छुप जाना चाहिए। बच्चा, ये मेरी जीत का मोहरा है। कैदी नंबर 111 उस मकान में घुसा है। उसे चारों तरफ से घेर लो। इंस्पेक्टर, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इस बच्चे को गोली मार दूंगा। अगर तुम इसे जिंदा देखना रखना चाहते हो तो मुझे 10 लाख रुपये और निकलने के लिए रास्ता दो। मेरा बच्चा, मैं उसे छोड़कर बाजार गई थी। आगे मत बढ़ो बहन। साबू, वहाँ भीड़ इकट्ठी है। देखें माजरा क्या है। उस मकान में एक खूंखार मुजरिम ने बच्चे को बंदी बना लिया और उसे मारने की धमकी दे रहा है। मैं उस बदमाश की सारी हड्डियों का चूड़ बना दूंगा। रुको साबू, तुम्हारे आगे बढ़ते ही वो कैदी बच्चे को गोली मार देगा, इसलिए हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वह हेलीकॉप्टर इस मुहिम में हमारे काम आएगा। मैं उसे उड़ाता हूँ। हम ऊपर उठ रहे हैं साबू, क्या तुम ठीक हो? हाँ चाचा जी। हम उस मकान की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ मुजरिम ने बच्चे को बंदी बना रखा है। अब हम उस मकान के बिल्कुल ऊपर हैं। तो फिर मैं चला। हो बा ठाक। ओ, छत तोड़कर कौन आ गया? ठाक। फिक्र की कोई बात नहीं, तुम सुरक्षित हो। इंस्पेक्टर साहब, संभालो अपना कैदी। मेरा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। चलो, कानून के हाथ लंबे होते हैं, साबू के हाथों जैसे। लो अपना बेटा, आगे से इसे कभी अकेला छोड़कर ना जाना। मैं जिस रास्ते से आया था उसी से निकलना होगा। चलें चाचा जी, भूख लगाई है। देखें बिन्नी ने हमारे लिए क्या पकाया है। गुरु के प्रैक्टिकल जोक्स। तो उस गुरु, तुम्हारा इधर बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ धमाका सिंह, मैंने हाथ बढ़ाया लेकिन तुमने मेरा हाथ नहीं मिलाया। ये क्या बदतमीजी है। मैंने हाथ नहीं, सिर्फ उंगली मिलाऊंगा दोस्त। वैसा ही सही। आओ, मेरी उंगली जली। दोस्त धमाका सिंह, जरा सोचो, अगर मैं तुमसे हाथ मिलाता तो तुम्हारे हाथ का क्या हाल होता। ये मेरे प्रैक्टिकल जोक में से एक है। मैं सॉरी, मैंने अपने दाएं हाथ पर जो प्लास्टिक का ग्लव पहना है उस पर तेज़ाब लगा है। मेरे चेहरे और बाएं हाथ को छोड़कर बाकी सारा शरीर प्लास्टिक के कपड़ों से ढका है। जब मुझे मस्करी के लिए किसी को सताना होता है तो तेजाब लगे ग्लव वाला हाथ उससे मिलाता हूँ। दोनों के मिलाते ही दूसरे व्यक्ति के हाथ में जलन होने लगती है और वह कड़ा उठता है। और जब कुछ खाना होता है तो मैं बिना ग्लव वाला बायां हाथ इस्तेमाल करता हूँ। गुरु, तुम्हारा प्रैक्टिकल जोक मुझे पसंद आया। क्या तुम एक आदमी को झका सकते हो? नाम बोलो। चाचा चौधरी। नाम सुना हुआ लगता है पर उस व्यक्ति को कभी देखा नहीं। मेरे साथ आओ, मैं उससे तुम्हारा परिचय कराता हूँ। चाचा जी, पुलाव बड़ा स्वादिष्ट बना है। साबू, क्या तुम कुछ दिन डाइटिंग नहीं कर सकते? हमारा राशन बचेगा। चाचा चौधरी, ये मेरा दोस्त गुरु है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। लाइए हाथ मिलाए। नमस्ते। चाचा जी ने भारतीय परंपरा के अनुसार तुम्हारा अभिवादन किया। तुमने हाथ जोड़कर उनके नमस्कार का जवाब नहीं दिया। हाथ जोड़कर जवाब दो, नहीं तो नमस्ते आवो। लोग दोनों हाथों में ग्लव्स पहनते हैं। जब मैंने तुम्हारे केवल एक हाथ में ग्लव देखा तो मुझे शक हुआ। अब मैं किसी से प्रैक्टिकल जोक नहीं करूँगा। गधा राग। चाचा जी, मेरा गधा खरीदोगे? इसमें क्या खास बात है भाई? ये आपको घर तक पहुंचा देगा। साथ ही साथ ये गधा बड़ा संगीत प्रेमी है। अच्छा, ज़रा सुनाओ तो इसका गाना। देखें किस सुर में गाता है ये। कुमार गधे का कान मरोड़ता है। इसके साथ ही गधा ऊंची आवाज़ में रेखना शुरू कर देता है। नाचो नाचो, हा भाई वाह। ये लो इसके दाम। आज से ये गधा मेरा। चाचा चौधरी घर पहुंचता है। अरे ये क्या ले आए? तुम्हें और कोई चीज़ नहीं मिली थी घर लाने के लिए? अरे भगवान, ये मुझे घर तक आराम से ले आया है। आधी रात को अचानक सारे, अरे ये कौन रो रहा है? हमारे पड़ोस में एक संगीतज्ञ आ गया है। वह आधी रात को संगीत का अभ्यास करता है। बंद करिए आधी रात का आलाप, हमें चैन से सोने दो। सारे गामा। चाचा जी, जब से ये संगीतज्ञ इस मकान में किराएदार बनकर आया हमारी नींद जाती रही है। इसे चुप कराने का आप ही कोई उपाय करो। अच्छी बात है, मैं उसे समझाता हूँ। अरे भाई बहुत हो गया, बस करो। आधी रात को गला फाड़ फाड़ कर गाना कहाँ की सभ्यता है? लोगों की नींद हराम होती है। तुम दिन में अभ्यास क्यों नहीं करते?
ये मेरा घर है, जो जी मैं करूँ, तुम्हें क्या? चले आए हमें सबक सिखाने। तुम क्या जानो संगीत किस चिड़िया का नाम है? ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा संगीत तो मैं भी जानता हूँ। तो फिर हो जाए शर्त। अच्छी बात है, तुम कोई सा भी राग गाओ, मैं पहचान कर राग का नाम बता दूंगा। ना बता पाए तो ये मोहल्ला छोड़कर चला जाऊंगा। फिर मैं राग गाऊंगा, यदि तुम फिर राग का नाम न बता सके तो मैं ये मकान छोड़कर भाग जाना। मंजूर है, मैं गाता हूँ। आ तुम भीम प्लासी गाने की कोशिश कर रहे हो? ठीक। अब मैं घर जाकर अपने तानपुरे पर राग अलापता हूँ, तुम बताना। चाचा चौधरी अपने घर आकर गधे का कान मरोड़ता है। चल बेटा, अपना राग शुरू कर दे। आचू आचू। वाह, क्या सुर निकाला है। साथ वाले मकान में हैं, ये कौन सा राग है? मेरी समझ में तो इसके सुर नहीं आ रहा है। अवश्य चाचा चौधरी मुझसे बड़ा गायक है, मुझे अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लेना चाहिए। अब वह कभी तुम्हारी नींद हराम नहीं करेगा। भाईचारा। भाई साहब, टाइम क्या हुआ है? तुम गलत बोल रहे हो। मैं तुम्हारा भाई कैसे हुआ? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। बुजुर्गों ने इस धरती पर रहने वाली सारी मनुष्य जाति को एक कुटुंब माना है, तो फिर हम भाई भाई हुए या नहीं? तुम्हारी बात में दम है। इस वक्त 10:30 बजे हैं। धन्यवाद। अच्छा, चलते हैं, फिर मिलेंगे। क्या तुम्हारी हाथ की घड़ी कीमती है? बिल्कुल, 5,000 रुपये की खरीदी थी। तो फिर इसे मुझे दे दो। क्या ज़माना आ गया है, भाई भाई को लूट रहा है। मैं तुम्हारा भाई कब से? धरती के सारे लोग एक बड़ा परिवार है, तो हम भाई भाई हुए या नहीं? छटंकी, मुझे बेवकूफ़ बनाता है। चल घड़ी निकाल, नहीं तो ये छुरी तेरे आर पार हो जाएगी। देखो, अगर तुम बाज नहीं आई तो मैं अपने छोटे भाई को बुलाऊंगा। हो, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे जैसे ही ठिकना होगा। वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बुलाओ उसे, ताकि उसकी घड़ी भी मैं हथिया सकूं। छोटे भाई, ये गुंडा मुझे परेशान कर रहा है। क्या तुमने इसको डराया धमकाया? मर गए, भागो। ये कद में चाहे लंबा है, लेकिन उम्र में मुझसे छोटा है। धन्यवाद, सचमुच भाईचारा बड़े काम की चीज़ है। रुपयों का बकस बकस। 600, 700, 800, 900 और पूरे 1,000 रुपये। हरकत, चाचा चौधरी के पास कहीं से रुपए आ गए हैं। टेलर ने मेरी कमीज में जेब नहीं लगाई। इन रुपयों को बक्स में रख कर बाउंड्री की दीवार पर रख देता हूँ। हरकत, अगर तू मेरी मदद करे तो वे रुपये हमें मिल सकते हैं। हम उन्हें आधे आधे बांट लेंगे। सिलकत, कैसे? तुम मकान के पीछे जाकर आग आग जलाओ। धुआं उठेगा, चाचा चौधरी समझेगा कि उसके घर में आग लग गई है। वह हड़बड़ा कर मकान के पीछे की तरफ भागेगा और इधर मैं बक्स को उठाकर भाग जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। मकान के पीछे सूखे पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं, अब इनमें आग लगा दी जाए। धुआं उठने लगा, अब मुझे छुप जाना चाहिए। धुआं? कहीं आग लगी है, जाकर देखूं। चाचा चौधरी गया, बस यही मौका है। रुपयों का बक्स अब ये मेरा है। कर्र, वाव वाव, बचाओ, वाव वाव। वह सूखे पत्ते जल रहे हैं, मुझे वापस लौटना चाहिए। मेरे रुपए। डाकू मुछंदर। डाकू मुछंदर, ट्रेन ट्रेन। ये व्यापारी गोकुल का फ़ोन होगा, जिससे लाखों रुपए का सौदा होने वाला है। सेठ चंदूलाल, मैं डाकू मुचंदर बोल रहा हूँ। अगर तुमने मुझे 20 लाख रुपए नहीं पहुँचाया तो मैं तुम्हारा घर लूट लूँगा। सोचने के लिए मैं तुम्हें 12 बजे तक का टाइम देता हूँ। मुझे मदद के लिए चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। चाचा चौधरी, डाकू मुचंदर मेरा घर लूटने की धमकी दे रहा है। वह ऐसा नहीं कर सकता। जब अगली बार उसका फ़ोन आए तो तुम उससे कहना कि तुमने साबू को घर की सिक्योरिटी पर जमा जुमा सौंप दिया है। ठीक है, दोपहर 12 बजे। सेठ चंदू, तुमने क्या फैसला किया? तुम्हें जान प्यारी है या पैसा? मुचंदर, मेरी रक्षा के लिए साबू आ गया है, तुम मेरी तरफ छींक भी नहीं मार सकते। टट 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 टट। उसकी यह हिम्मत! मेरी ऑटोमेटिक स्टेरिंग गन 1 सेकंड में 100 फायर करती है। दुनिया का कोई आदमी इसके आगे टिक नहीं सकता। मैं भी जाकर सबको मार डालता हूँ। हो, वह है चंदू का सिक्योरिटी गार्ड। उसके लिए बंदूक की ज़रूरत नहीं, एक चाटाई काफ़ी है। तुम? मैं साबू, वह सिर्फ खिलौना है। थाक। मैं कहाँ हूँ? पुलिस स्टेशन में। मटर पुलाव। चाचा जी, मटर पुलाव खाने का दिल कर रहा है। साबू, अगर कुछ खाना है तो हमें घर की तरफ चलना चाहिए। घर चलते हैं, वहाँ तेरी चाची गरम गरम हमें मटर पुलाव बनाकर खिलाएगी। तो फिर हमें जल्दी पहुँचना चाहिए, क्योंकि मुझको बड़ी भूख लगी है। लो, हम पहुँच गए। अरे भगवान, आज हमारा मटर पुलाव खाने को दिल कर रहा है। मुंह उठाया और आ गए मटर पुलाव खाने। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है और गैस भी खत्म है। इस समय खाने को कुछ नहीं मिल सकता, समझे? लेकिन मुझे और साबू को बड़ी भूख लगी है। देखो, अगर मटर मटर पुलाव खाना है तो 10 किलो चावल, 5 किलो हरे मटर, ईंधन और घी लाना होगा। इनमें से अगर कोई भी चीज़ ना आई तो मटर पुलाव नहीं बन सकता। चल भाई साबू, इन चीज़ों का कहीं से इंतज़ाम करें। भूख इतनी तेज़ लगी है कि अगर इस समय सूखे चने भी खाने को मिल जाते तो उन्हें मेवा समझता। सेठ दमकलदास, माना कि तुम्हारे दोस्त लालगनी का परिवार खाने पर आ रहा है, पर तुमने मटर पुलाव इतना बनवा लिया जैसे कोई बारात जीमने आ रही हो।
सेठानी, लाल गनी का परिवार किसी क्रिकेट टीम से कम नहीं, और वे खाते भी दिल खोलकर हैं, इसलिए इतना खाना उनके लिए बनाना मुनासिब है। ट्रेन ट्रेन, मैं टेलीफोन सुनकर आया। हेलो। क्यों? लाल गनी का टेलीफोन था। वह कह रहा था कि अचानक काम पड़ जाने की वजह से आज उसका परिवार खाने पर नहीं आ सकेगा। इतने सारे मटर पुलाव का क्या करेंगे? खाना फेंकना ठीक नहीं, कहीं दूसरे खाने वालों को घेर कर लाता हूँ। ये 2 ही दर्जन के बराबर खाने वाले लगते हैं। महानुभावों, मेरे यहाँ स्वादिष्ट मटर पुलाव बना पड़ा है, मगर कोई खाने वाला नहीं मिल रहा। अगर आप दोनों मेरे मेहमान बने तो बड़ा एहसान होगा। ईश्वर, तेरी अजब लीला है, कहीं खाने वाले हैं तो कहीं खाना नहीं, कहीं खाना है तो खाने वाले नहीं। चल साबू, आज सेठ जी के यहाँ ही मटर पुलाव खाया जाए। अंदर आ जाइए, मेरा साथी बाहर ही रहेगा। लो, तुम वहीं खाओ। अंदर, वाह सचमुच स्वादिष्ट है। बाहर, आखिर ईश्वर ने सुनी ली। पास ही, बशनोक, मेरी नाक में मटर पुलाव की खुशबू आ रही है। जी खूब। करीब ही एक लंबा आदमी वह खा रहा है, मेरे हाथ में बंदूक, और फिर वह बदतमीजी से अकेला खाया जा रहा है। मैं उससे वह छीन कर लाता हूँ। क्या तुम मटर पुलाव खा रहे हो ना? हाँ, बड़ा जायकेदार है। वह पूरा बर्तन मेरे हवाले कर दो। 1 मिनट ठहरू, जल्दी। लो, टन टन। साबू, मैंने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी। बर्तन गिरा तो था, पर किसी के सिर पर। लेकिन तुम्हारा मटर पुलाव, वह मैं खा चुका था। इसे हटाओ। लो, बाप रे, मेरी गर्दन टूट गई। चाचा चौधरी की भैंस। वाह, इतवार का दिन और टीवी पर मनोरंजक प्रोग्राम, उठने को जी नहीं चाहता। पोंगलू, देखो, अपने अपने ऊपरी मंजिल के कमरे में चाचा चौधरी टीवी देखने में व्यस्त है। गोंगलू, इससे हमें क्या सरोकार? सरोकार है, क्यों ना हम बाहर से हम चाचा चौधरी की भैंस लेकर चंपत हो जाएं, मुफ्त का दूध मक्खन खाने को मिलेगा। मगर गोंगलू, भैंस तो रस्सी से बंधी हुई है। रस्सी को खूंटी से खोलकर हम भैंस को लेकर 9 to 11 हो जाएंगे। चाचा चौधरी टीवी देखता रह जाएगा। रस्सी उधर जा रही है, खूंटी भी उधर होगी। रस्सी और आगे जा रही है, शायद खूंटी मकान के पीछे होगी। पता नहीं चाचा चौधरी भैंस को इतनी लंबी रस्सी क्यों बांधता है। रस्सी और भी आगे जा रही है, लेकिन अब ये खत्म होने वाली है। बाप रे! हा 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 हा। जालसाजी की सजा। पौ। अरे धमाके, तुम जेल से कब छूट कर आए? अरे चाचा चौधरी। धमाका सिंह, तुम तो फटीचर थे, फिर ये सूट बूट, ये कार, ये ठाट बात, मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सब मेरे शौक की वजह से हुआ। भाई, शौक तो हमें भी है, लेकिन हमारी काया पलट नहीं हुई। तुम्हारा ये कैसा शौक है? लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। मैं समझा नहीं। जिस तरह किसी को पान खाने का शौक होता है, किसी को गाना बजाने का शौक, और किसी को कविता करने का, उसी तरह मुझे दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का शौक है। सुनो, ये कार मैंने कैसे हासिल की। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो एक जगह मैंने कार खड़ी देखी, मुझे ये पसंद आई। मैं कार के मालिक के पास गया। भाई साहब, क्या आप अपनी ये देसी कार मेरी नई इम्पोर्टेड मर्सिडीज़ कार से बदलना चाहेंगे? क्यों मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने वह कार बर्लिन में खरीदी थी। जब उसे भारत लाया तो पिताजी ने कहा कि वह कोई विदेशी चीज़ घर में नहीं रखेंगे, इसलिए समस्या खड़ी हो गई। सौदा पक्का, तुम मेरी कार ले सकते हो। तुम तो मेरी कार में जा बैठे, परंतु तुम्हारी इम्पोर्टेड मर्सिडीज़ कहाँ है? उसे जेब से निकाल रहा हूँ। खिलौना? बात इम्पोर्टेड मर्सिडीज़ की तय हुई थी, सो तुम इस पर मेड इन जर्मनी की मोहर देख सकते हो। साइज का जिक्र कभी नहीं हुआ। अच्छा, चलता हूँ, मुझे और भी काम है। इसी तरह मैंने अपने फटे पुराने कपड़ों के बदले में ये नया पैंट कोट लिया, जूते टाई और घड़ी भी हथिया लिए। ये तो धोखाधड़ी है। बस अब एक ही चीज़ की कमी है, रहने के लिए सुंदर सा मकान। धमाके, मेरा कहाँ मानो और ये जालसाजी छोड़ दो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अगर शान शौकत से रहना है तो चालाकी से काम लेना पड़ेगा। मेरे पास ये खिलौना है, इसके बदले मैं अब सचमुच की आलीशान इमारत हथिया लूंगा। हा हा। अच्छा चाचा चौधरी, बाय। अगली बार जब हम मिलेंगे तुम मुझे भव्य भवन में बैठा पाओगे। यह भवन सुंदर है, इसके मालिक से बात की जाए। कहो महाशय, अपने 1 मंजिल भवन को मेरी 2 मंजिल इमारत से बदलोगे? जाओ, मेरा समय बर्बाद ना करो। देखते नहीं मैं चीनी फिलोसफर कन्फ्यूशियस की किताब पढ़ रहा हूँ। कन्फ्यूशियस की किताब तो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो, मगर 2 मंजिला मकान पाने का चांस अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। सच कह रहे हो? तो फिर आगे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। बिल्कुल, काम बन गया। रहने के लिए इस भवन से बेहतर भी कहाँ होगा। मैं इस भवन का नाम लिख रहा हूँ, देखते जाओ। पेंटर साहब, अब तो मैंने इसी भवन में रहना है, कभी भी देख लूँगा। मैं अंदर चलता हूँ, आप अपना काम जारी रखो। बड़े अजीब अजीब लोग आते हैं यहाँ।
आखिर आए भी क्यों ना? ये कार तो धमाके की है, वह यहीं कहीं होगा। चाचा चौधरी मुझे बचाओ। क्यों धमाके? क्या रहने के लिए तुझे भवन नहीं मिला? मिला। फिर रो क्यों रहा है? इस भवन में अपनी मर्जी से अंदर आ तो सकते हैं मगर मर्जी से जा नहीं सकते। मैं फंस गया, मुझे निकालो, मेरी तौबा। एक मिनट, मैं आगे जाकर देखता हूँ ये भवन है क्या। पागल खाना। रानी शैनीप। दूर एक टापू कोला मशर में। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं रानी शैनीप का पति हूँ। कभी थे। नौजवान, रानी शैनीप ने तुमसे शादी की, तुम्हें राज की आराम और वैभव दिए, मगर अब रानी तुमसे ऊब गई है, इसलिए हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए तुम्हें ये ले जाया जा रहा है। तुम्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम एक शाही मौत मर रहे हो। ऐसी मौत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। कोलामशर की रानी शैनीप। मंत्री, अब तक कितने आदमी मुझसे शादी करके मर चुके हैं? महारानी, राजकीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 24 आदमी ये श्रेय प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं नई शादी करना चाहती हूँ। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम इस किताब में दर्ज हैं, आप जिसे चाहे चुन लें। इस पृष्ठ पर चाचा चौधरी और साबू के नाम दिए हैं, क्योंकि ये दोनों अक्सर इकट्ठे रहते हैं। चाचा चौधरी बुद्धिमानी के लिए और साबू ताकत के लिए मशहूर है। शोक, उन लोगों को पकड़ पकड़ लाओ। देखने के बाद मैं चुनाव करूंगी किससे शादी की जाए। उधर, आहा, पता नहीं इस छोटी शीशी के अंदर क्या है। अरे अरे साबू, उस शीशी को छोड़ दो। मेरे साइंसदान दोस्त प्रोफेसर जेड ने एक अद्भुत इत्र का आविष्कार किया है। इस शीशी में वह भरा है। यह गधा रोनी सूरत लिए घूम रहा है क्योंकि आज इसके मालिक ढोलू कुमार ने डंडों से इसकी मरम्मत कर दी है। मैं इस उदास गधे को यह इत्र सुंघाता हूँ। हा 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 हा। इस इत्र की सुगंध नाड़ी द्वारा हमारा मस्तिष्क के उस हिस्से को क्रियाशील कर देती है जिसका संबंध हंसने से है। जब तक यह सुगंध उसकी नाड़ी में बसी रहेगी, वह गधा हंसता रहेगा। हा 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 हा। चाचा चौधरी, हमारे टापू कोलामशर के ये फल खाइए, आपको स्वादिष्ट लगेंगे। इस फल का अजीब स्वाद है, जैसे पहले कभी ना चखाओ, पर है मज़ेदार। दोनों बेहोश हो गए। दोनों को बांधकर कोलामशर ले चलो। हेलीकॉप्टर तेज नहीं उड़ सकता क्योंकि लंबा आदमी काफ़ी भारी है। रानी शैनीप शादी के लिए पता नहीं कैसे कैसे अजीब आदमियों को चुनती है। होश आने पर दोनों में से ये छोटा आदमी तीक्ष्ण बुद्धि वाला और तजुर्बेकार लगता है। इस बार मैं इस आदमी से शादी करूंगी क्योंकि ये अकल में दूसरों से श्रेष्ठ है। हमें धोखे से यहाँ लाया गया है, पर तुम्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए क्योंकि तुम मेरे 25वें पति बनने जा रहे हो। तुम्हें शादी के बाद तुम्हें वह सब शान शौकत मिलेगी जो एक राजा को मिलती है, और जब रानी का दिल ऊब जाएगा तो मुझे मार डाला जाएगा, जैसे खिलौने से दिल भर जाने के बाद बच्चा उसे तोड़ डालता है। ऐसी मौत पाने के लिए कई नौजवान ललायत रहते हैं। रानी जैनीब, शादी पर मेरी तरफ से यह इत्र का तोहफा कबूल करो। सचमुच तुम अकलमंद हो। आहा, इस इत्र की भीनी भीनी सुगंध मेरे दिल और दिमाग पर छा गई है। हा 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 ही, ही। रानी साहिबा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। उन्हें हंसने से फुर्सत मिलेगी तभी वह शादी करेंगी ना। हमारी रानी लगातार हंसती जा रही है। इसने ना जाने उन्हें क्या जादू टोना कर दिया है। मारो इसे। मेढको हटो। चाचा जी, वह हंसी के इत्र की शीशी तो उसी टापू पर रह गई। अच्छा है, अगर उसे घर ले जाते तो डर था कि कहीं उसे तेरी चाची न सूंघ ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।